नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 6 स्कूल व किताब वाणिज्यिक। इस मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए कि सर मॉडल पेपर का आप वीडियो सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो मैं आपके लिए इसका करवा रहा हूँ सॉल्यूशन। आप इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, पावर स्टडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी के साथ इसे शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 के वाणिज्य नगरी के नाम से प्राचीन काल में किसे जाना जाता था? इटली को, रोम को, बेबीलोनिया को, आर्यवर्त को। तो प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी के नाम से बेबीलोनिया को जाना जाता था। इटली आपको पता है, इटली किससे संबंधित है? जो वाणिज्य के जनक कहा जाते हैं, लुकास पेसियोली, उनका जन्म स्थान। तो वाणिज्य नगरी थी बेबीलोनिया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण कहलाता है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, तलपट या स्थिति विवरण। तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट कहलाती। कौन सी लेखांकन की गुणात्मक विशेषता नहीं है? लेखांकन की 4 गुणात्मक विशेषताएं कितनी? 4। विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता ये नहीं है आपकी, बोधगम्यता भी है, प्रासंगिकता भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, राजकीय लेखांकन आधारित है इकेरा प्रणाली पर, दोहरा लेखा प्रणाली, महाजनी बही खाता प्रणाली या कोई नहीं। तो राजकीय लेखांकन वो इकेरा प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि राजकीय लेखांकन में आपको पता है एक तरफा ही आपका लेखा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, किस संकल्पना के तहत संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी JLP को चुकाए गए प्रीमियम पर नेट दिखा करके समर्पण मूल्य पर दिखाते हैं? समर्पण मूल्य क्या होता है? बीमा कंपनी है, पॉलिसी करवाते हैं अपन, तो किसी पॉलिसी को आगे चालू नहीं रखने पर बीमा कंपनी से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन समर्पण मूल्य कहते हैं। ऑप्शन ए रूढ़िवादिता, उपार्जन, एक रूपता, वस्तुपरकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, राम को माल उधार बेचा, कौन सा प्रमाणक तैयार किया जाएगा? नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक, स्थानांतरण प्रमाणक या स्रोत प्रमाणक। तो आपको बता दूं कि नाम प्रमाणक और जमा प्रमाणक ये दोनों ही नगद प्रमाणक है, लेकिन स्थानांतरण प्रमाणक जिसे अपन गैर नगद प्रमाणक यानी नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं, वो माल उधार बिक्री करने पर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, स्वामी ने 15,000 रुपये बिक्री का माल, लागत 10,000 थी, आहरण किया, पुष्टि होगी। आपको पता होगा कि पुष्टि करनी होती है तो बिक्री मूल्य पर नहीं करके लागत मूल्य पर करते हैं। तो यहाँ लागत मूल्य 10,000 है, तो 10,000 से जो स्वामी ने ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स माल किया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, कौन सा लेन देन विक्रय बही में लिखा जाता है? माल का नगद विक्रय, माल का उधार विक्रय, स्टेशनरी का विक्रय, संपत्ति का उधार विक्रय। आपने सहायक बयान पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि माल का उधार विक्रय वो विक्रय बही में लिखा जाता है, बाकी उधार विक्रय संपत्ति का है तो नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, रमेश से प्राप्त 25,000 रुपये उमेश के खाते में जमा कर दिए, अशुद्धि है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ जब सिद्धांत की अवहेलना की जाती है। हिसाब की अशुद्धि, ये हिसाब की अशुद्धि है कि रमेश को जमा करने थे, आपने उमेश के जमा कर दिए। भूल चूक अशुद्धि, जिसे लिखा ही नहीं जाए। और सत्यपूर्वक, जब 2 अशुद्धियाँ मिलकर एक दूसरे की कमी पूर्ति करती। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, राम को 456 रुपये का लेखा बिक्री का लेखा क्रय बही में 564 से कर दिया गया। राम के खाते में 654 रुपये डेबिट खता दिया गया। इन अशुद्धि कारण तलपट के योग में अंतर आएगा। तो यहाँ एक लेखा आपको माल बेचा है, आपने उल्टा उसको परचेज बुक में कर दिया, आपके क्रय बही में एंटर कर दिया और ये लेखा गलत कर दिया, तो 564 और 654 को जोड़ते हैं तो ये आपके आएंगे 1218 रुपये का अंतर आएगा तलपट में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रय खाते में 6,000 के स्थान पर आपने 6,600 रुपये लिख दिए, इससे व्यापार खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपने जब माल ही परचेज 6,000 किया और आपने लिख कितने का दिया, 600 रुपये का ज़्यादा लिख दिया, जबकि माल वास्तव में नहीं है, तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम सो होएगा। तो 600 रुपये से सकल लाभ कम। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, वर्ष के दौरान माल का क्रय 75,000 का आपने किया, बिक्री 1 लाख का, सकल लाभ की दर विक्रय मूल्य वाले 20% यानी 1 लाख का 20% 20,000, वर्ष के अंत में रहती है आपको 10,000, तो आपको क्या ओपनिंग स्टॉक कितने का होएगा? तो अपन जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे व्यापार खाता, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपन क्या करेंगे? इधर लिख देंगे सेल्स, लिख देंगे 1 लाख, और ये अपन 1 लाख सेल्स लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, अपन को पता है 10,000। और इधर जब बात करेंगे तो परचेज अपन को पता है, परचेज 75,000 लिख देंगे। और
ग्रॉस प्रॉफिट अपन को पता है 20,000, 1,00,000 का 20% 20,000, तो इधर जो अंतर आएगा 1,10,000 और 95,000 में 15,000 का, वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, लेखांकन की किस अवधारणा के कारण समायोजन की आवश्यकता होती है? परंपरागत अवधारणा, लेखांकन अवधि अवधारणा, मिलान अवधारणा या चालू व्यवसाय अवधारणा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिलान अवधारणा के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, तलपट में लिखे हुए डूबत ऋण 600 रुपये एवं संदिग्ध ऋण आयोजन 700 रुपये, पीबीडी 700 तलपट में दे रखा है और देनदार दे रखे हैं आपको 24,200। आपको कहा है देनदारों पर पीबीडी के लिए आयोजन को 5% से बढ़ाना है। लाभ हानि खाते से ली जाने वाली राशि होएगी, यानी आपको कहा है लाभ हानि खाते से राशि कितनी अपन लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको 5% से आयोजन बढ़ाना है, यानी कि 5% तक नहीं रखना, आपको 5% से बढ़ाना है। तो देखो बढ़ाएंगे तो अपन 24,200 का 5% करेंगे, तो 24,200 का 5% अपन जब निकालेंगे, 24,200 का 5% गुणा 5% करेंगे तो वो आपके आ जाएगा 1,210, यानी 1,210 रुपये, यानी कि 1,210 रुपये अपन को पीबीडी इस बार बढ़ानी है। पहले पीबीडी कितनी पड़ी आपके पास? 700 की पीबीडी पड़ी है, ठीक है। और अब आपको पीबीडी कितनी बढ़ानी है, यानी 1,210, यानी आपकी जो पीबीडी है ये कितनी हो गई? 1,910। देखो 1,910, और डूबत ऋण कितने का है? 600 रुपये का डूबत ऋण है। कितने है डूबत ऋण? जो बेड डेबिट्स है वो 600 का। अब अपन देखते हैं कि 700 पहले जो पीबीडी थी उसमें 600 चले गए, यानी पीले वाली पीबीडी कितनी बची है आपकी? 100 रुपये बची। वो 600 की क्या होगी? कम होगी। कितनी होगी? 600 की आपकी पीबीडी क्या होगी? कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने पीबीडी में से बेड डेबिट्स को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और अब आपको 1,210 रुपये और बढ़ानी है, तो 1,210 और ये जो 600 रुपये आप कम कर रहे हो इसे जोड़ दो, तो यानी कि 1,810 रुपये कितनी हो जाएगी? यानी कि पीएनएल से कितने रुपए लेंगे? 1,810 रुपये। कैसे? जब अपन पीएनएल से 1,810 लेंगे, उसमें से पहले कितने पड़े, यानी कि आपके 1,810 लेंगे और पहले कितने पड़े? 700 पड़े, इन टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 2,510। उसमें से 600 जाएंगे, यानी 1,910 रुपये आपके पास पीबीडी का शेष बचेगा। और पीबीडी पहले 700 थी, अब 1,910 बची है, यानी 1,210 रुपये आपने पीबीडी बढ़ा दी है। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। देखो आपके पास पीबीडी पहले 700 की थी, अब आपने 1,210 रुपये बढ़ानी है, यानी 1,210 रुपये आपको अब पीबीडी बढ़ानी है। 700 शेष मेंटेन रहना चाहिए और 1,210 और बढ़ानी है। तो यानी कि आप टोटल कितनी पीएनएल से लेंगे? पीएनएल से जब अपन 1,810 लेंगे तो आपको पता है 1,810 पीबीडी ले लेंगे, 700 पहले की पड़ी, यानी 2,510 हो जाएगी। और 2,510 में से 600 रुपये डेबिट्स के घटा देंगे, 1,910 रुपये आपका शेष बचेगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि 1,210 अब बढ़ के हो गए और 700 पहले के थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,810। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गुप्त संचय का निर्माण नहीं होता? कंपनी के समामेलन से पूर्व का लाभ, पूंजीगत व्ययों को आयगत व्यय मानना, दायित्वों का अधिमूल्यन, उपार्जित आय को नहीं दिखाना आदि। तो 15 नंबर क्वेश्चन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपनी के समामेलन से पूर्व का लाभ। ये आपका पूंजीगत संचय होता है। कैसा संचय? पूंजीगत संचय। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, अमूर्त संपत्तियों के मूल्य को अपलिखित करना कहलाता है। आपको पता है मूर्त संपत्तियों के मूल्य को अपलिखित करना मूल्यह्रास कहलाता है, लेकिन अमूर्त संपत्तियों के मूल्य को अपलिखित करना यानी अमोर्टाइजेशन यानी प्रत्युत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को 1,000 का आहरण करता है। ब्याज की दर आपको 5% वार्षिक दर की आहरण पर ब्याज की राशि होगी। तो आपको पता है जब अंत में आहरण करता है तो 5.5 माह का ब्याज लगाते हैं औसत माह का, तो 1,000 × 5.5 यानी 5.5 बट्टा जो आपके कितने हैं दर दे रखी है 5%, तो 5/5 12 माह आपका इंटू 5/100। एक सेकेंड, ये मैंने 12 नहीं लिखना है, मेरे को हटा देता हूँ 12। कैसे? ये आपके 12 हटा दिए, ठीक, 5.5। अब जब मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे और 100 का लिखा हुआ है, 1 जीरो और लगा दूंगा, 3 जीरो हो गए, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे। 55 को मैं 5 से गुना कर दूंगा तो ये आपके कितने आ जाएंगे? 275 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पता होगा मध्य के लिए 6 माह और अंतिम के लिए 5.5 माह, प्रथम तिथि को प्रत्येक माह करता है तो 6.5 का औसत माह है, इसलिए औसत माह है तो नीचे 12 नहीं लगाना, आपको पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ए और बी 2:3 में साझेदार हैं। वे सी को फर्म में 1/4 लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। वे ए से 4/20 भाग और बी से 1/20 भाग प्राप्त करता है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? तो आप देखो, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। तो देखो 4/20 और 1/20 को पहले एक बार आप जोड़ के चेक कर लें कि ये 1/4 ही है क्या। तो 4/20 और 1/20 जोड़ेंगे तो 5/20 यानी 1/4 ही, यानी इसमें कोई शक नहीं है, 1/4 के लिए ही प्रवेश दे रहे हैं। अब देख लो, आप नया अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो यानी कि 2:3 ये दे रखा है, पुराना अनुपात 2:3 और नया अनुपात आपसे पूछा है। तो अब देखो, मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो 2 और 5 है, 5 को 20 किससे आ जाएंगे, नीचे गुणा कर लेंगे। 4 से गुणा करते हैं तो 20 आते हैं। तो ये 4 दूनी 8, ये 4 तिरी 12, ये 8 और 12 20 हो गए, 8 और 12 20 हो गए। अब त्याग कितना कर दिया, ए ने 4/20 कर दिया, यानी कि इसका बचा कितना 4। बी ने 1 किया तो 12 में से 1 यानी बचा कितना 11, और 11 और 4 15, और पीछे बचा 5, पूरा 20 कर दिया। 4 11 5, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक फर्म ने 1 लाख रुपए की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली, जिसका प्रीमियम संपत्ति के रूप में माना जाता है, एसेट्स माना जाता है प्रीमियम। अब तक दिया गया प्रीमियम 30,000 रुपये है। समर्पण मूल्य दिए गए प्रीमियम का 60% है। चिट्ठे में किस मूल्य प्रदर्शित करेंगे? तो बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू पर दिखाएंगे और प्रीमियम कितना है 60%। तो 30,000 का 60% कितना होता है 18,000। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। एक फर्म के समापन पर 80,000 की संपत्ति से केवल 75,000 रुपये वसूल होने पर पुष्टि होगी। आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट में वही राशि लिखते हैं जो आपको रियल में प्राप्त हुई है। संपत्ति चाहे लाख की हो चाहे 5 लाख की हो, आपको पता है जब फर्म का समापन हो रहा है तो अपन वैल्यू नहीं देखते, कितने मिले उतने ही अच्छे हैं जो मिले वो। तो देखो कैश अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स का कोई मतलब नहीं है, कैश अकाउंट इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपये 75,000, 80,000 नहीं, उनसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बकाया मांगों पर प्राप्त ब्याज की राशि को अंतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में, सामान्य संचय में, पूंजी संचय में, चिट्ठे में। तो बकाया मांगों पर जो राशि आपको प्राप्त होती है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L अकाउंट में आपको पता होगा, जो इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है या आपने पेड की है तो भी अग्रिम मांग पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। राम लिमिटेड ने 14,40,000 में संपत्तियां खरीदी, जिसका भुगतान 100 रुपये अंकित मूल्य वाले ऋणपत्रों में से 96 रुपये प्रति ऋणपत्र की दर पर किया गया। विक्रेताओं को जारी किए गए ऋणपत्रों की संख्या होगी। अपने 96 का है तो 14,40,000 में आप क्या कर दो 96 का भाग दे दो। जब 14,40,000 में 96 का भाग देंगे तो आपके सामने उत्तर आएगा ऑप्शन ए 15,000, यानी कि ऋणपत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 15,000। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक कंपनी द्वारा ऐसे ऋणपत्रों का निर्गमन जिनका शोधन 18 माह बाद किया जाना है के लिए खाता बनाना आवश्यक है। ऋणपत्र शोधन कोष, ऋणपत्र शोधन संचय, सामान्य संचय या पूंजी के संचय। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी DRR। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। टेली कैसा सॉफ्टवेयर? आपको पता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये पूर्व निर्मित है, टेलर मेड है, कस्टमाइज्ड है या कोई नहीं। तो टेली है, आपको बना बना बाजार में मिल जाता है, इसलिए आपका पूर्व निर्मित सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है, OCR है, OMR है, MICR है, लेकिन प्लॉटर है आपका इनपुट डिवाइस नहीं होकर के आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। निम्न में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चित्रण नहीं है? वस्तु एवं सेवा का सृजन बिल्कुल सही है, जोखिम की विद्यमानता होती है, वस्तु एवं सेवा का विनिमय होता है, वेतन अथवा मजदूरी। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेतन अथवा मजदूरी। ये आपके रोजगार से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। साझेदारी का प्रथम साक्ष्य लाभों का बंटवारा, एजेंसी का संबंध, लाभ और हानि का बंटवारा या ठहराव का होना। तो आपको बताऊं साझेदारी का अंतिम साक्ष्य एक काट्य प्रमाण है, एजेंसी का संबंध, लेकिन साझेदारी का प्रथम साक्ष्य है लाभों का बंटवारा। लाभ और हानि का बंटवारा इसलिए नहीं क्योंकि आवश्यक साझेदार को आपको पता है हानि नहीं दी जाती, इसलिए साझेदारी में लाभों का होना जरूरी है पर हानि का बंटवारा होना जरूरी नहीं है। सीमित दायित्व साझेदारी पर
सीमित दायित्व साझेदारी पर प्रावधान लागू होते हैं, यानी एलएलपी पर कौन से प्रावधान होते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के, साझेदारी अधिनियम 1932 के, एलएलपी एक्ट 2008 के, ए व सी दोनों। तो मैं बता दूं ए व सी दोनों राइट हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इस पर एलएलपी एक्ट 2008 के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि ये एलएलपी ही है, और कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान भी इस पर लागू होते हैं, लेकिन साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, सार्वजनिक कंपनी अपने शुद्ध लाभों का कितना % संचालकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है? यानी मैनेजरियल कमीशन के रूप में जो सार्वजनिक कंपनी है वो 11% तक ही दे सकती है, 11% से ज़्यादा नहीं दे सकती, लेकिन निजी कंपनी दे सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कंपनी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सुरक्षा करता है। देखो आपने पढ़े होंगे आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। तो देखो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत की बात कर रहा है, कंपनी को बाहरी पक्षकार से या कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्तियों के हितों की, या कंपनी हुए बाहरी पक्षकार दोनों को, या कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है कि उनको आंतरिक प्रबंध के बारे में पता नहीं, जैसा उन्होंने पढ़ा है वो आपके सही है, इसका मतलब आपकी कंपनी सुचारू रूप से चल रही है, तो ये व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है, बाहर वाले व्यक्तियों की। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, प्रबंध की विशेषता नहीं है। ए दृश्य शक्ति बिल्कुल होता है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कला विज्ञान दोनों है, ए सतत प्रक्रिया नहीं है, सतत प्रक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। रीस मोदी ने प्रबंध को कैसा पेशा बताया है? भावी पेशा बताया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। प्रबंध साहित्य का फ्रांसिस बेकन के नाम से जाना जाता है, हर्बर्ट साइमन को, टेलर को, फेयोल को, अब्राहम मास्लो को। तो ये फ्रांसिस बेकन के नाम से जाना जाता है हेनरी फेयोल को, जिन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, कौन सा बाजार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जो पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है वो है प्राथमिक पूंजी बाजार, और परोक्ष रूप से देता है द्वितीयक पूंजी बाजार। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देता है प्राथमिक पूंजी बाजार, और द्वितीयक पूंजी बाजार देता है आपके परोक्ष, यानी इनडायरेक्टली, और ये आपके डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल को कौन जारी करता है? तो ट्रेजरी बिल है उसको केंद्र सरकार जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेबी या एओबी दोनों। तो मैं बता दूं ट्रेजरी बिल को रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, और किसके कहने से? केंद्रीय सरकार के कहने पर आरबीआई जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, ओटीसीआई का प्रारंभ किसकी तर्ज पर हुआ? एम्स्टर्डम, नेस्डेक, एनएसई, बीएसई। यानी ओटीसीआई जो आपका शेयर बाजार है, इसका प्रारंभ आपके नेस्डेक की तर्ज पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, विपणन कार्यों का प्रारंभ होता है बाजार विश्लेषण से, उत्पादन से, उत्पाद मूल्य निर्धारण से, या प्रमाणीकरण से। तो विपणन का शुरुआत बाजार विश्लेषण से होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विपणन की विशेषता है मानवीय क्रिया है, बिल्कुल है, आर्थिक क्रिया है, बिल्कुल है, सृजनात्मक क्रिया बिल्कुल है, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, विपणन मिश्रण वाक्यांश से इसकी अवधारणा का जन्मदाता है। तो मैं बता दूं जेरोम मैकार्थी, इन्होंने विपणन मिश्रण की जो पी की अवधारणा है, आपने पढ़ा होगा 4 पी दिए, वो जेरोम मैकार्थी ने दिए थे। नील बोर्डन को इसकी विपणन मिश्रण को प्रचारित करने का श्रेय जाता है नील बोर्डन को, लेकिन इसकी अवधारणा का विपणन मिश्रण वाक्यांश और इसकी अवधारणा का जन्मदाता है वह आपके जेम्स कुलिटिन है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, फिलिप कोटलर का कोई मतलब नहीं है। 40 है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य होगा। आपसे समांतर माध्य का पूछा है, रोल नंबर दे रखे हैं यानी 8 तक, और आपको मार्क्स दे रखे हैं, तो इन मार्क्स को जोड़ लेते हैं। तो 7 3 10 10 20 20 40 8 48 6 54 3 57 और 7 होते हैं 64। 64 में समांतर माध्य निकालने के लिए 64 में भाग देते हैं, 8 है टोटल, तो 8 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, चक्रीय परीक्षण के लिए कौन सा कथन सत्य है? आप मेरे को ये बताना कि फिशर का सूचकांक चक्रीय परीक्षण को पूरा करता है या नहीं करता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 41 नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी P01 P12 गुणा P20 बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की रेखा चित्र विधि से गणना नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, अगर वास्तविक औसत के विचलन लिए जाते हैं तो विचलन के वर्गों का मूल्य होगा
शून्य, एक से कम, शून्य, शून्य से कम, न्यूनतम लेकिन धनात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूनतम लेकिन धनात्मक होता है विचलनों के वर्गों का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, अगर प्रश्न वेरियांस एवं समांतर माध्य के मान क्रम से 25 और 10 है तो विचलन गुणा का मान ज्ञात करना होगा। तो विचलन गुणा का फॉर्मूला आपको पता है SD यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी फॉर्मूला क्या होता है SD स्टैंडर्ड डिविएशन बट्टा माध्य, समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य इंटू 100, ये आपका विचलन गुणा का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो यहाँ अपन को SD पता नहीं है, लेकिन प्रश्न है, आपको पता है जो प्रश्न होता है वो SD का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसका अपन 25 का रूट कर देंगे, 25 का रूट कर देंगे, तो ये 25 का रूट करेंगे तो ये आपका 5 आ गया, यानी SD आ गया। तो SD बटा 5 बटा 10 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुणा 10 यानी 50 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन किस योजना के रूप में किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नया सवेरा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, निम्न में से किसको कागजी सोना कहा जाता है? डॉलर को, SDR को, यूरो मुद्रा, यूरो डॉलर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, जैविक खेती का सूत्रपात भारत में निम्न मान्यताओं को लेकर किया गया कि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु उन्नत बीजों तरह उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा, कि कृषकों को सिंचाई तथा अच्छे बीजों की आपूर्ति अवश्य होगी, कि कृषक रसायनों पर आधारित खाद्य तथा कृषिनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे, कि कृषक खेत पर तैयार किए उर्वरकों का उपयोग करेंगे। तो आपको पता है कि उर्वरकों का फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो फिर जैविक खेती का कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसमें क्या उर्वरकों का, रसायनों का उपयोग नहीं कर करके आपके जो देसी तरीके से हैं, बिल्कुल एकदम शुद्ध प्राकृतिक आपके ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि कृषक रसायनों पर आधारित खाद और कृमिनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का उद्देश्य क्या है? कृषक को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, समूचे देश में कृषकों को ई बाजार की उपयुक्त सुविधा देना, कृषकों को चयनित नियमित थोक बाजारों में ई विपणन की सुविधा देना, कृषकों के बीच उनके कल्याण के लिए लाभ का वितरण। तो 48 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कृषकों को चयनित नियमित थोक बाजारों में ई विपणन की सुविधा देना। क्वेश्चन 49 है, नई आर्थिक नीति में वातावरण को समाप्त किया गया। नई आर्थिक नीति 1991 में उदारवादी तो बनाया गया था, संरक्षणात्मक वातावरण को समाप्त किया गया, यानी जो बड़े बड़े घराने हैं उनको जो आपने संरक्षण दे रखा था उसको समाप्त किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 1990-91 में राजकोषीय घाटा किस स्तर पर पहुंच गया? यानी जब 1990-91 में आपको पता है, जब देश के अंदर 15 दिन का आपको पता होगा, 2 सप्ताह के लिए कम का आपके पास साधन बचा, संसाधन, उस समय जो राजकोषीय घाटा किस स्तर पहुंच गया था? तो राजकोषीय घाटा उसमें 8.4% पहुंच गया था। भारत में कौन सा ग्रामीण साख का स्रोत नहीं है? तो ग्रामीण साख में आपने 2 प्रकार स्रोत पढ़े होंगे, संस्थागत और गैर संस्थागत। यहाँ बात करें स्रोत है ही नहीं, तो साहूकार तो ग्रामीण साख में मिल जाते हैं, रुपए दे देते हैं, भूस्वामी जो लैंड लोडर है आपका, ज़मीन का मालिक, वो दे देता है, सहकारी समितियाँ होती है, लेकिन जीवन बीमा निगम ही आपका इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं, नाफेड का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण साख उपलब्ध कराना बिल्कुल नहीं है, तकनीकी सहायता उपलब्ध ये भी नहीं है, कृषिगत उत्पादों की विपणन सहकारिता उपलब्ध कराना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, बेरोजगारी के कारण है। तो बेरोजगारी के कारण तो बहुत सारा है, शिक्षा भी कारण है, जनसंख्या में वृद्धि भी कारण है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा क्योंकि रोजगार कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, कृषि की मौसमी प्रवृत्ति ये भी है, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा आर्थिक सुधार 1991 तक शुरू नहीं हुआ था? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण। तो ये सब है, आपके LPG था, लेकिन FDI ये नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, द्वितीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक में शामिल नहीं है। तुलनात्मक विवरण विश्लेषण है, सीमांत विश्लेषण ये नहीं है आपके, बाकी है समानाकार भी है, पूर्ववर्ती भी है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है,
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार वित्तीय उन्नयन में शामिल है, लेखा टिप्पणियां हैं, चिट्ठा है, रोकड़ पुनर्वितरण है, उपरोक्त सभी राइट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने, वित्तीय विवरणों की विशेषता नहीं है। तो अभिलेखित तथ्य हैं, भूतकाल पर आधारित हैं, गुणात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं, ये नहीं है, बाकी सब सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, गैर परिचालन व्यय का उदाहरण नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का उदाहरण नहीं है, दीर्घकालीन विनियोगों पर ब्याज, एदर्शी व काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन, स्थायी संपत्तियों विक्रय पर हानि, ऋण पत्रों पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 58 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दीर्घकालीन विनियोगों पर ब्याज, ये आपके गैर परिचालन आय का उदाहरण है। बाकी देखो ऋण पत्रों पर ब्याज आपने चुकाया है यानी डिबेंचर पर, तो ये आपके पेड है। स्थायी संपत्तियों विक्रय पर हानि, ये भी आपके एक्सपेंसेज हैं, और आदर्श एक काल्पनिक ये भी आपके लॉस है। लेकिन दीर्घकालीन विनियोग और ब्याज ये आपकी आय है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, एक कंपनी की आधार वर्ष की कुल संपत्तियां 10,000 और चालू वर्ष की कुल संपत्तियां 15,000 है, चालू वर्ष का प्रवृत्ति अनुपात हो जाएगा। तो ये चालू वर्ष का प्रवृत्ति अनुपात कैसे निकालेंगे, आपको पता है, चालू वर्ष बटा आधार वर्ष यानी 15,000 बटा 10,000 इंटू 100 करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर गई, 1 जीरो से ये गई, यानी 150। अब यहाँ ध्यान रखना, ये आपके प्रवृत्ति अनुपात है, वो प्रतिशत में नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 150। लेकिन अगर आपसे प्रवृत्ति प्रतिशत पूछे तो 150%, ध्यान रखना इस चीज़ का। विक्रय 2 लाख रुपए, परिवर्तनशील लागत विक्रय का 60%, स्थिर लागत 40,000, पीवी रेशियो पूछा है। तो प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो आपको पता है क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100, सी बटा एस इंटू 100, सी बटा एस इंटू 100। तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आपको मैं बता दूं, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, लेकिन अपन को पता है जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 60% दे रखी है। तो विक्रय 2 लाख का 60% 1,20,000, यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 घटा देते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आ जाता है 80,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000 बटा आपकी जो रेस सेल्स दे रखी है 2 लाख इंटू में कर देता हूँ 100। तो देखो 3 जीरो 4 जीरो तो यहाँ से उड़ा देता हूँ, 1 जीरो यहाँ से उड़ा देता हूँ, 2 का 10 में जाएगा 5 बार, 8 पंजे 40%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछता है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और AS1। तो लेखा मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। तो ये मॉडल पेपर 6 के मैंने 61 क्वेश्चन कराए हैं, बचे हुए 59 क्वेश्चन में आगामी क्लास में आपको कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।